तो स्टूडेंट्स, चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक तत्व, जिसमें कई बातें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, और वर्ग 15 को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ग्रुप 15 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। मैं आप एक तरफ आपको क्लियर करता जाऊंगा और फिर हम रीड करेंगे। पहले हम समझेंगे, फिर हम उसको रीड करेंगे कि वो क्या कह रहा है। और अब ये टॉप मैटर जो है आपके स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लें। तो अब मैं चल रहा हूँ ग्रुप 15 की ओर। ग्रुप 15 वर्ग 15, वर्ग 15 के तत्व एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार। तो ये तत्व है इसमें। और मैंने आपको पहले भी कहा था, आप सिर्फ नाइट्रोजन को कंसीडर करें कि नाइट्रोजन जो है वो आवर्त सारणी में 7 नंबर पर आता है। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में 7 नंबर पर आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। तो आप सिर्फ बाह्य कोश को लेकर चले 2s2 2p3, 2s2 2p3, बाह्य कोश को सोचना है आपने सिर्फ। अब आपके पास नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार। तो नाइट्रोजन का 2s2 2p3 है, तो फास्फोरस का 3s2 3p3 हो जाएगा। आर्सेनिक का 4s2 4p3 हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं कोशों की संख्या बढ़ती है। जैसे नाइट्रोजन के पास 2 कोश हैं, सपोज पहला कोश, दूसरा कोश, तो फास्फोरस के पास 3 कोश हो जाएंगे, तो तीसरा कोश आ जाएगा। तो 3 3 तीसरा कोश बता रहा है। आर्सेनिक के पास चौथा कोश आ जाएगा। एंटीमनी के पास 5वां कोश आ जाएगा 5s2 5p3, और बिस्मिथ के पास छठा कोश आ जाएगा 6s2 6p3। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ns2 np3, ओवरऑल जो इसका विन्यास है वो ns2 np3 है। तो अब सिर्फ बाह्य कोश का आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ, देखो सिर्फ बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। तो ओवरऑल बन गया ns2 np3। तो ओवरऑल जो विन्यास है वो ns2 np3 है, जो हमने यहाँ कंसीडर किया है ns2 np3। अब आते हैं वर्ग 15 के तत्वों के गुण। सारे मेन पॉइंट मैंने यहाँ उठाए हुए हैं। वर्ग 15 के तत्वों के गुण, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, अब मैं साथ में क्वेश्चन भी आपको बताता जाता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपको देगा वर्ग 15 के तत्वों की, या नाइट्रोजन भी कह सकता है, फास्फोरस भी कह सकता है, वर्ग 15 के तत्वों की, वर्ग 15 के तत्वों की आयनन ऊर्जा वर्ग 16 के तत्वों से अधिक है। क्यों? क्योंकि जब बाएं से दाएं जाते हैं ना, तो आयनन ऊर्जा बढ़ती होती है। तो 13 की कम, 14 की उससे ज़्यादा, 15 की उससे ज़्यादा, 16 की उससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा किसकी है? 15 की। तो ये अपवाद आ गया, इसलिए अपवाद से क्वेश्चन बनता है। भाई जब इधर से इधर जाएंगे तो हमेशा आयनन ऊर्जा बढ़ती होती है। तो 13 से ज़्यादा है 14 की, 14 से ज़्यादा है 15 की, तो 16 की 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 15 की ज़्यादा है। क्वेश्चन बन गया हमारे पास वर्ग तत्व 15 के तत्वों की आयनन ऊर्जा वर्ग 16 के तत्वों से अधिक है। क्यों? तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, तो होता क्या, देखो, एक तो रिक्त अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षक जो होते हैं ना, वो स्थायी होते हैं। रिक्त, अर्ध भरे, पूर्ण भरे कक्षक जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। रिक्त, अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षक स्थायी होते हैं। अब आप देखो, जो फास्फोरस है, सॉरी पी कक्षक है, चाहे नाइट्रोजन लें आप, चाहे फास्फोरस लें, चाहे आर्सेनिक लें, चाहे एंटीमनी लें, चाहे बिस्मिथ लें, इनमें आप पी कक्षक देखें तो पी में 3-3 इलेक्ट्रॉन है। यानी वर्ग 15 के तत्वों में जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ns2 np3 है। तो इनका जो पी कक्षक है वो अर्ध भरा है, क्योंकि पी में आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं।
P में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, तो P6 स्थायी होता है क्योंकि वो पूर्ण भरा है। P3 भी स्थायी होगा क्योंकि वो अर्ध भरा हो जाएगा, और P0 भी स्थायी होता है क्योंकि वो रिक्त होता है। तो यहाँ P3 वाली स्थिति आ रही है, अर्ध भरी स्थिति आ रही है। P3 1 2 3, तो इसके P में 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि अर्ध भरा विन्यास है, जो कि अर्ध भरा विन्यास है। तो अर्ध भरा विन्यास जो होता है वो स्थायी होता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? इनका विन्यास NH2NP3 है, अतः इनमें जो P कक्षक है वो अर्ध भरा है, अर्ध भरा P कक्षक, जो कि इसके स्थायी विन्यास को बताता है। क्योंकि इसका विन्यास स्थायी है, तो हमने कल भी बात की थी, स्थायी विन्यास के कारण ये कोई भी तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता, इसलिए उनकी आयनन ऊर्जा जो होती है बढ़ जाती है। तो वर्ग 15 के तत्वों का विन्यास अर्ध भरा होता है, जो कि एक स्थायी विन्यास है। तो इसी स्थायी विन्यास के कारण ही इनकी जो आयनन ऊर्जा है वो वर्ग 16 के तत्वों से ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा घटती है। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है। अब देखिए कैसे। अब यहाँ दो कोश है नाइट्रोजन के पास, फास्फोरस के पास 3 कोश है, आर्सेनिक के पास 4 कोश है। आर्सेनिक को कंसीडर करेंगे तो आर्सेनिक के पास 4 कोश हो गए, एंटीमनी के पास 5 कोश हो गए, बिस्मिथ के पास 6 कोश हो गए। तो अब आर्सेनिक को देखें तो आर्सेनिक के पास 4 कोश है, तो 1 2 3 4। उसके बाद एंटीमनी पे जाएंगे तो 5 कोश हो जाएंगे। तो जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना तो आकार बढ़ता है। अब होता क्या आकार बढ़ने से, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस जगह इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कोश में, यही इलेक्ट्रॉन हमें निकालना होता है। अब आप देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल पास में है, ये सेंटर में नाभिक पड़ा है। फास्फोरस का बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़ा दूर हो गया। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास में है, और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन देखें तो नाभिक से दूर हो गया। और अगर आर्सेनिक का देखें तो नाभिक से और दूर हो गया, नाभिक से और दूर हो गया। अगर आर्सेनिक का देखें तो नाभिक से और दूर हो गया। तो यहाँ देखें आप, तो नाभिक से ये और दूर हो गया। अगर एंटीमनी में जाएंगे तो 5 कोश हो जाएंगे, 5 कोश हो जाएंगे तो बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिक से और दूर हो जाएगा, बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिक से और दूर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है और नाभिक जो है वो सेंटर में यहाँ पड़ा है। अब इसको देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है और नाभिक सेंटर में यहाँ है। तो इसका नाभिक इलेक्ट्रॉन के बहुत पास में है और नाभिक ही इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है, क्योंकि नाभिक पर होता है प्लस, नाभिक पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस। अतः इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बांधे रखने का काम किसका है? नाभिक का, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो नाभिक इलेक्ट्रॉन के जितना पास होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही प्रबल रूप से बांधे रखेगा अपने साथ, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। यानी आकार जितना छोटा है, आकार जितना छोटा है, नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन उतनी ही मजबूती से बंधे होंगे, उतनी ही मजबूती से, उतना ही प्रबल रूप से आकर्षित होंगे। इसलिए छोटे आकार के इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा है, इसलिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है। बिस्मिथ का आकार बड़ा हो गया, आकार बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो गया। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो गया तो उसे निकालना आसान हो गया। इसलिए जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं आयनन ऊर्जा घटती है, नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा घटती है। यानी बिस्मिथ की आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन से बहुत कम है। तो पढ़ लें इसको क्या कहता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी
अपने पड़ोसी वर्ग यानी वर्ग 14 और वर्ग 16 से बहुत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ग 15 का विन्यास अर्धभरा विन्यास है और अर्धभरा विन्यास स्थायी होता है, क्योंकि इनका सामान्य विन्यास NH2NP3 है जिसमें अर्धभरे पी कक्षक हैं। इस वर्ग के तत्वों के स्थायित्व, अर्धभरे पी कक्षक जो होते हैं इस वर्ग के तत्वों को स्थायित्व प्रदान करते हैं, यानी अर्धभरे पी विन्यास के कारण इस वर्ग के तत्व स्थायी होते हैं, यानी अर्धभरा पी विन्यास स्थायी विन्यास है। और स्थायी विन्यास से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए वर्ग 15 के तत्वों की जो आयनन ऊर्जा होती है वो वर्ग 16 के तत्वों से अधिक होती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है धात्विक प्रकृति, सेकंड पॉइंट। धात्विक प्रकृति यानी धातु। धातु कौन होता है? धातु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। धातु जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धातु त्याग करते हैं इलेक्ट्रॉन का। और अभी हमने पढ़ा जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे आकार बढ़ता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे आकार बढ़ता है। और जब आकार बढ़ता है, जब आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से दूर हो जाएगा और उसे निकालना आसान हो जाएगा। तो यानी विस्मित से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि विस्मित का आकार बड़ा है, आकार बड़ा है, आकार बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, नाभिक से दूर है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा वही धातु है, यानी विस्मित धातु है। विस्मित जो है वो धातु है क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे धात्विक प्रकृति बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान हो जाता है। तो वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी भी वर्ग में हमेशा यही होता है, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है तो उसे निकालना आसान हो जाता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे वही धातु है। क्लियर? तो वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है। अब आप देख लें तो इसमें बता रहा है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो अधातु हैं, एंटीमनी और आर्सेनिक उपधातु हैं, और विस्मित धातु है, विस्मित धातु है। तो ये बता भी रहे नीचे जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ने का कारण परमाणु आकार में वृद्धि, परमाणु आकार में वृद्धि। तो परमाणु आकार बड़ा हो गया, परमाणु आकार बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो गया, जिससे आयनन ऊर्जा कम हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया तो वो धातु बन गया। अतः ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है। अब कहते हैं परमाणुकता। परमाणुकता, परमाणुकता मतलब कितने परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन का अगर अणु देखें, हम नाइट्रोजन का अणु देखें तो नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 यानी ये द्विपरमाणुक है। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, मतलब इसके दो परमाणु आपस में जुड़कर इसका अणु बना देते हैं, जबकि बाकी जो होते हैं वो बहुपरमाणुक होते हैं। जैसे फास्फोरस का सूत्र P4, ये श्वेत फास्फोरस है P4, श्वेत फास्फोरस है। काला फास्फोरस जो होता है वो बहुलक के रूप में पाया जाता है, परतदार संरचनाएं इनकी होती हैं। अपरूप खैर अब हमारे हटा दिए हैं सिलेबस से, नहीं तो हम अपरूप डिस्कस करते तो सारी स्ट्रक्चर आपके आगे आ जाती। तो नाइट्रोजन जो है वो द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, जबकि बाकी बहुपरमाणुक है। तो परमाणुकता, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है इसलिए गैस है, जबकि अन्य बहुपरमाणुक है इसलिए ठोस है। तो एकमात्र नाइट्रोजन ही इस वर्ग में गैस है। ऑक्सीकरण अवस्था हमने डिस्कस कर लिया था सारा कॉन्सेप्ट। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 था, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था -3 + 3 + 5 थी। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, जिससे धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। क्योंकि -3 का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो। जबकि हम पढ़ रहे हैं कि जब जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएगा, तो उसे निकालना आसान हो जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है। इसलिए -3 जो होती है वो शो नहीं होती नीचे जाने पर। इसीलिए क्या कह रहा है? इसलिए विस्मित जो है वो -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता।
अब हमने ये भी पढ़ा था कि वर्ग में नीचे जाने पर अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। क्या होता है अक्रिय युग्म प्रभाव? S के दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, यानी पूरा जोड़ा अक्रिय हो जाता है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी ये युग्म अक्रिय हो जाता है, इसलिए बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। तो फिर इसमें सिर्फ P के 3 इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेंगे। तो जब P के 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे ना, तो सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही ये शो करेगा। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सारी बातें हम लोगों ने क्लियर की हैं। तो अगला जो नोट लिखा हुआ है वो नोट आपके सिलेबस से हट चुका है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी सिलेबस से हट चुके हैं और फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल भी सिलेबस से हट चुके हैं। नहीं तो ये पूरी बातें हम क्लियर करते तो आपको और क्लियर हो जाता, लेकिन अब ये नोट हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट हमारा सिलेबस से हट चुका है। अब कहते हैं नाइट्रोजन का सामान्य असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन जो है वो अपने वर्ग में असामान्य व्यवहार दर्शाता है। क्यों? तो कोई भी जो पहला तत्व होता है ना किसी भी वर्ग का, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, वर्ग 16 में ऑक्सीजन आएगा, वर्ग 17 में फ्लोरीन आएगा, तो ये असामान्य व्यवहार शो करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो इनका आकार छोटा है, इनका आकार छोटा है, दूसरा इसमें डी कक्षक नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था NaCl5 नहीं बनता, तो वो इसको बाकी वर्ग से, पूरे वर्ग से अलग कर देता है, ठीक है ना। तो इसमें डी कक्षक नहीं होते, छोटा आकार होता है। आयनन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, आयनन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि छोटे आकार से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, और विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है क्योंकि आकार छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल पास में होता है, इसलिए नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी गुण को हम विद्युत ऋणता कहते हैं। तो आकार छोटा है, असामान्य व्यवहार का कारण आपसे पूछे तो उत्तर सबका यही आएगा, छोटा आकार, ज़्यादा विद्युत ऋणता, डी कक्षक नहीं है, इसके अलावा आयनन ऊर्जा उच्च है। तो ये कारण बनते हैं असामान्य व्यवहार के। तो अगर असामान्य व्यवहार हम देखें तो क्या कहता है, एक तो छोटा आकार है, दूसरा विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तीसरा आयनन ऊर्जा उच्च है, और चौथा डी कक्षक नहीं है। तो इसलिए नाइट्रोजन अपने वर्ग में असामान्य व्यवहार रखता है, और इसीलिए ऑक्सीजन भी अपने वर्ग में असामान्य व्यवहार रखता है, और इसीलिए फ्लोरीन भी अपने वर्ग में असामान्य व्यवहार रखता है। अब कहता है उपलब्धता। उपलब्धता मतलब किन किन रूपों में ये पाए जाते हैं। तो कुछ खनिज यहाँ आपको बताए हुए हैं, वो उन खनिजों के सूत्र आपने याद रखने हैं। पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्ट पिटर के नाम से जाना जाता है, सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट पिटर, फास्फोरस एपेटाइट, तो फास्फोरस एपेटाइट Ca3PO4 की ट्वाइस डॉट CaX2। इसके अलावा आप बुक में और देख लेना, 2-3 फार्मूले और लिखे होंगे, जैसे फ्लोर एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट, वो देख लेना आप लोग, और वो फार्मूले भी हमने तैयार करने हैं। खैर अभी आपके सामने इतना ही है, वो आगे और आ जाएंगे, निश्चिंत रहें आप, सारे टॉपिक आपके कवर होते जाएंगे। अभी आप इनको जो है जितना भी मैटर मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारा मैटर आपको फिर मैं बता दूँ, अपलोड कर दिया गया है आपके, तो वहाँ से आप इसको रीड जरूर करें, ठीक है ना, वहाँ से आप इसको रीड जरूर करें, तो आपको इजी हो जाएगा। बुक की तुलना में थोड़ी इजी लैंग्वेज लिखी हुई है। अब कहता है हैलोजन से अभिक्रिया। हैलोजन से अभिक्रिया, तो हैलोजन से अभिक्रिया, अब देखो क्या होता है हैलोजन से अभिक्रिया। अब इनका विन्यास हमने पढ़ा, वर्ग 15 का जो विन्यास है वो NH2 NP3 है। तो NS में 2 इलेक्ट्रॉन है और NP में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, NS में 2 इलेक्ट्रॉन है और NP में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो भी ये कितने बंध बना सकता है? वर्ग 15 का तत्व कितने बंध बना सकता है? अपना माइक ऑन करके रिप्लाई करें। जिसको पता है वो अपना माइक ऑन करके रिप्लाई करें। अभी वर्ग 15 के तत्व कितने बंध बना सकते हैं? चलो मैं एक क्लियर कर देता हूं आपको, आप देख लेना कैसे देखते हैं हम लोग। इतना ही बता दो कि एक कक्षक में हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं?
सर जी 2। 2 भर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसमें 2 भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम एक कक्षक में भर सकते हैं, तो इसमें 2 ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो यहाँ कोई भी बंद बनने की गुंजाइश नहीं है। क्लियर? क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है। अब इसमें आप देखें, इसमें कितने भरे हुए हैं, कितने भरे हुए हैं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? एक। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और आ सकता है, साझा हो सकता है यहाँ। जैसे मान लो यहाँ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये साझे से यहाँ क्लोरीन जुड़ गया। क्लियर? यहाँ क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ क्लोरीन नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ क्लोरीन नहीं जुड़ सकता। यहाँ क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ भी क्लोरीन जुड़ सकता है, यहाँ भी क्लोरीन जुड़ सकता है। तो कितने बंद बन गए बताओ, कितने बंद बन गए? और कितने क्लोरीन जुड़ गए इसमें? 3। 3। तो 3 बंद बन गए, मतलब कि 3 सर। ठीक है ना। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बंद बनते होते हैं। अब सीधा सोचे आप, NH2NP3 था, NH2NP3, तो यहां बंद नहीं बन सकता, यहां बंद बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, तो 3 बंद बन सकते हैं यहाँ। क्लियर? 3 बंद बन सकते हैं। तो इस तत्व के साथ, वर्ग 15 के तत्व के साथ कॉमनली लिख दिया हमने ई क्या है? वर्ग 15 का तत्व। N भी हो सकता है, P भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, के साथ 3 हैलोजन जुड़ सकते हैं, तो EX3, जैसे हम पढ़ते हैं PCl3, NCl3, 3 हैलोजन इससे जुड़ सकते हैं, EX3। अब मैं अगर उत्तेजित अवस्था में लाऊं, इसको उत्तेजित अवस्था में लाऊं, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम उत्तेजित अवस्था में लेके जाएंगे, तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? S से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर D में आ जाएगा, इधर D में आ गया। अब बताओ कितने बंद बना सकता है ये? 5 सर। 5, बिल्कुल 5 बंद बना सकता है। पाँच। एक बंद यहाँ बन सकता है, यहाँ Cl जुड़ सकता है, एक बंद यहाँ बन सकता है, एक बंद यहाँ बन सकता है, एक बंद यहाँ बन सकता है, और एक बंद यहाँ बन सकता है, यानी यहाँ 5 बंद बन सकते हैं। जब 5 बंद बन सकते हैं तो EX5 बन सकता है, EX5। पर नाइट्रोजन जो होता है वो 5 बंद नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है नाइट्रोजन के पास D कक्षक नहीं पाए जाते। तो जब D कक्षक होते ही नहीं नाइट्रोजन के पास, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उत्तेजित हो ही नहीं सकता, उसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो ही नहीं सकता। जब उसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो सकता, तो वो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे उसके। तो नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बंद बना सकता है, नाइट्रोजन कभी भी 5 बंद नहीं बना पाता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 डी कक्षक नहीं होता। अब आप पढ़ के देखिए, वर्ग 15 के तत्व हैलोजन से क्रिया कर EX3 यानी ट्राई हैलाइड, यानी 3 हैलोजन जुड़ सकते हैं, जैसे ये बना हुआ NCl3 PCl3, व EX5 पेंटा हैलाइड प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। तो पेंटा हैलाइड कब बनेगा? उत्तेजित अवस्था में। पेंटा हैलाइड बनेगा कब? उत्तेजित अवस्था में। परंतु जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास D कक्षक नहीं पाए जाते, इसलिए नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, यानी 5 हैलोजन इसके साथ नहीं जुड़ सकते। यही कारण है कि PCl5 बनता है परंतु NCl5 नहीं बनता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। PCl5 बनता है परंतु NCl5 नहीं, तो क्या आंसर रहेगा हमारा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास D कक्षक नहीं होते, नाइट्रोजन के पास D कक्षक नहीं होते, इसलिए NCl5 नहीं बन पाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चले, आगे आते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन से अभिक्रिया EH3, 3 ही बंद बनेंगे सामान्य अवस्था में, भी हमने डिस्कस किया है कि इनका विन्यास NH2NP3 होता है,
तो यहाँ 3 बंध बनते हैं, 3 बंध, तो EH3 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, बंध लंबाई डिस्कस कर चुके हैं, स्थायित्व डिस्कस कर चुके हैं, अपचायक सामर्थ्य डिस्कस कर चुके हैं, क्षारीय प्रवृत्ति क्लियर कर चुके हैं, क्वथनांक क्लियर कर चुके हैं, और एक हमने और पढ़ा था क्रियाशीलता वाला। तो स्थायित्व ज़्यादा होता है तो क्रियाशीलता कम होती है, तो जिसका स्थायित्व ज़्यादा है उसकी क्रियाशीलता कम होगी। और इसमें यहाँ हमने क्वथनांक का क्रम का एक अपवाद पढ़ा था, सबसे कम होना चाहिए NH3 का, लेकिन NH3 का ज़्यादा हो गया। क्यों? अमोनिया का क्वथनांक अधिक होने का कारण हाइड्रोजन बंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अमोनिया का क्वथनांक अधिक होने का कारण क्या है? हाइड्रोजन बंध। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आता है वर्ग 15 के जो हाइड्राइड है, जैसे अमोनिया, अमोनिया लुईस क्षार है, यही क्वेश्चन आपके पास छपता है, अमोनिया लुईस क्षार है, ये क्वेश्चन छपता है अमोनिया, या हो सकता है इसका सूत्र दे दे NH3। लुईस क्षार है, अमोनिया लुईस क्षार है, क्यों? ये आपका क्वेश्चन है। तो अमोनिया, नाइट्रोजन है सेंटर में, नाइट्रोजन का आप अगर विन्यास देखें तो 2s2 2p3 है बाह्य कोश का, तो यानी इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन S में पड़े हैं और 3 इलेक्ट्रॉन P में पड़े, तो इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब फार्मूला है NH3, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन इस बंध में आ गया, एक इस बंध में आ गया, एक इस बंध में आ गया, यानी 2 अभी भी इसके पास फ्री पड़े। ये लोन पेयर इसके पास पड़ा है, लोन पेयर यानी एकाकी युग्म। फिर देख लें कहां से आया ये एकाकी युग्म। तो नाइट्रोजन के पास बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p3। अब आप देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में गए इसके, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गई, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गई, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गई, तो ये वाले 3 तो बंध बनाने में गए, तो ये एक इस बंध में आ गया, एक इस बंध में आ गया, एक इस बंध में आ गया, पीछे ये वाले 2 फ्री बच गए, लोन पेयर बच गया, ये लोन पेयर है, एकाकी युग्म है। ये एकाकी युग्म इसको फ्री पड़ा है इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, क्योंकि इसके पास एकाकी युग्म उपलब्ध है, अतः ये इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है वो लुईस क्षार होता है। लुईस क्षार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन दाता। तो जिसके पास भी एकाकी युग्म होगा वो लुईस क्षार होगा। तो अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु के पास एकाकी युग्म उपलब्ध होता है। नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन यानी केंद्रीय परमाणु जो बिल्कुल बीचों बीच है। तो पढ़ के देखें, वर्ग 15 के हाइड्राइड जैसे अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनके केंद्रीय परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, क्योंकि इनके केंद्रीय परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, इसलिए वर्ग 15 के तत्व लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनिया लुईस क्षार है क्यों। अब आगे चलें तो हमारे सिलेबस में गुणों के बाद इंपॉर्टेंट गुण मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ यौगिक दिए हुए हैं, जैसे हमने डिस्कस कर रहे हैं 3 यौगिक, बस इतना ही हमारे सिलेबस के अंदर है। यौगिक 3 हमने डिस्कस करने हैं। एक तो डाइनाइट्रोजन यानी N2, एक अमोनिया यानी NH3, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। नाइट्रिक अम्ल, डाइनाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल। अमोनिया में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन जो बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पी ब्लॉक में आती है, समीकरण पूर्ण कीजिए। तो अगर अमोनिया से क्वेश्चन आया तो आपके पास ये दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन आ सकती है। क्लियर। और यहाँ भी ये देखिए क्वेश्चन लिखा है, संरचना इसकी त्रिकोणीय पिरामिडी है। ये लोन पेयर दिखाया हुआ है नाइट्रोजन के ऊपर, ये लोन पेयर दिखाया हुआ है, और आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा है यहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता के कारण अमोनिया जो है वो लुईस क्षार है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है,
ठीक है। उसके बाद ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने निशान लगाया है, तो ये यहाँ रिपीट होगी है वापिस बात। पांचवा पॉइंट यहाँ फिर रिपीट हो गया, ये सेम टू सेम अमोनिया के गुणों में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप बनाने की विधि देखें, अमोनिया बनाने की विधि। तो अमोनिया बनाने की विधि हैबर विधि इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो अलग पेज पे पहले क्लियर कर देता हूँ कि क्या है विधि, फिर इसका डायग्राम हम देखेंगे। अमोनिया बनाने की हैबर विधि, हाबर प्रक्रम। कई बार डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि हाबर प्रक्रम द्वारा या हैबर प्रक्रम द्वारा किस यौगिक का निर्माण किया जाता है, तो अमोनिया का। इसमें मैंने अभी इंपॉर्टेंट लिखी है, आप एक बार इसको क्लियर करना, फिर मैं बुक की बाकी भी आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन प्रश्न आप लोग चाहे प्रीवियस ईयर से एग्जाम देख लें, जो मैटर आपको दिया गया है क्वेश्चन इसी में से ही निकलना है। आप निश्चिंत रहें, आपको कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं मिलेगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने और रख दूंगा, मैं सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रख दूंगा, जितने भी चैप्टर हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने एक आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। लगभग पेपर जो है आप मान के चले 56 में से 35 प्लस का पेपर उसी में से आता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ एक लिखे हुए हैं, तो वो आप लोगों के पास मैटर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हाबर प्रक्रम अमोनिया बनाने की विधि है, लेकिन अभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं आपको। जब एग्जाम नजदीक आ जाएंगे आपके बिल्कुल, तब लास्ट 10 दिन हम उसको क्लियर कर लेंगे सारे। हाबर प्रक्रम अमोनिया बनाने की विधि है। समीकरण क्या होती है, N2 + 3H2 = 2NH3। N2 + 3H2 = 2NH3। और ये अभिक्रिया जो होती है उत्कर्मणीय होती है। उत्कर्मणीय अभिक्रिया होती है। N2 + 3H2 = 2NH3। और साथ में इसमें ऊष्मा निकलती है, यानी ये ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसमें आयतन में कमी आई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी शर्तें देख लेना आप। ऊष्माक्षेपी है और आयतन में कमी आई है। कैसे कमी आई है देख लो। N2 का 1 अणु है, हाइड्रोजन के 3 अणु हैं, तो टोटल कितने हो गए 4। तो ये 4 थे, अभिकारक 4 थे। अमोनिया जो बने वो 2 ही बने, अमोनिया 2 ही बने। तो आप देख सकते हैं 4 से 2 हो गए, तो आयतन में क्या आ गई, कमी आ गई। फिर देख लें, नाइट्रोजन का 1 अणु है, हाइड्रोजन के 3 अणु हैं, तो टोटल हो गए 4। अमोनिया आगे बने 2 बने, तो 4 से 2 हो गए, तो यानी आयतन में कमी आ गई, आयतन में कमी आ गई। तो इसमें एक तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और दूसरा आयतन में कमी आ रही है। अतः हम अगर सिर्फ उत्पाद बनाना चाहते हैं, यानी इसको आगे की ओर चलाना चाहते हैं, वैसे तो ये दोनों साइडों में चलती है, पर हम चाहते हैं अमोनिया ज़्यादा बने, यानी ये अभिक्रिया आगे की ओर चले, क्योंकि हमारी विधि है अमोनिया बनाने की विधि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वैसे ही अभिक्रिया उत्कर्मणीय होती है, दोनों साइडों में चलती है, पर हम इसको आगे की ओर चलाना चाहते हैं, सिर्फ अमोनिया बनाना चाहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो ताप कम रखना पड़ता है, ताप कम इसकी शर्त होती है। क्यों, देख लो आप, क्लियर कर देता हूं आपको। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि ऊष्मा त्यागी जा रही है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का त्याग किया जाता है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का त्याग किया जाता है। और हम वही चीज त्यागते हैं जो हमारे को नहीं चाहिए होती। जैसे घर पे कचरा नहीं चाहिए होता तो अपने कचरा बाहर फेंक आते हैं, कचरा त्याग आते हैं। पर जो चीज चाहिए होती है वो कभी भी बाहर नहीं फेंकते, वो मार्केट से लेकर आते हैं। जैसे बर्तन चाहिए तो बर्तन हम घर वाले उठा के बाहर नहीं फेंकते, बल्कि मार्केट से खरीद के लाते हैं। यानी जो चीज चाहिए होती है वो बाहर से ग्रहण की जाती है, और जो चीज नहीं चाहिए होती है वो बाहर फेंक दी जाती है। तो ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का त्याग हो रहा है, यानी ऊष्मा बाहर फेंकी जा रही है। ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा है, ऊष्मा का त्याग हो रहा है, यानी ऊष्मा बाहर फेंकी जा रही है। तो बाहर फेंकी जा रही है तो चाहिए या नहीं चाहिए, आप ये बताओ। बाहर फेंक दी तो चाहिए या नहीं चाहिए, आप माइक ऑन करके रिप्लाई करें। ऊष्मा को त्याग रहा है, वो ऊष्मा त्याग रहा है, तो ऊष्मा चाहिए या नहीं चाहिए, ऊष्मा चाहिए या नहीं चाहिए, ऊष्मा वहां नहीं चाहिए हमें, इसलिए हमने बाहर फेंक दी। जब ऊष्मा नहीं चाहिए तो हम ताप कम कर देंगे। ऊष्मा नहीं चाहिए तो ऊष्मा मत दो, ताप कम कर दो। जैसे अब देख लो गर्मी है,
गर्मी है तो अब हमें उष्मा नहीं चाहिए तो हम एसी चला देंगे, ताप कम कर देंगे, कॉमन सी बात है। और सर्दी में उष्मा चाहिए होती है तो हम हीटर चला लेते हैं, उष्मा ले लेते हैं, बाहर से ग्रहण कर लेते हैं, हीटर चला लेते हैं। तो उष्मा शेपी में उष्मा त्यागी जाती है, उष्मा त्यागी जाती है, यानी उष्मा नहीं चाहिए, उष्मा नहीं चाहिए तो ताप कम कर दें। तो यह विक्रिया उष्मा शेपी है, अतः इसमें ताप जो होता है वो कम रखा जाता है। और क्योंकि आयतन में कमी आई है और आयतन में कमी करने के लिए दाब उच्च करना होगा, दाब उच्च करना होगा। पहले आयतन ज्यादा था, अब आयतन कम हो गया, आयतन जब कम हो गया तो दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो कम ताप उच्च दाब शर्त है इसकी। अब अगर समझ नहीं आई है तो आप अपना माइक ऑन करके क्लियर कर सकते हैं, समझ आ गया तो फिर मैं आगे चलूंगा। आप अपना माइक ऑन कर लें और क्लियर कर लें। अगर आपको समझ नहीं आया है, शर्त अमोनिया बनाने की शर्त पूछेगा आपसे, हाबर विधि की शर्त क्या है, तो हाबर विधि की शर्त है कम ताप उच्च दाब, ये शर्त है। ताप कम क्यों, क्योंकि विक्रिया उष्माक्षेपी है। और दाब ज्यादा क्यों, क्योंकि आयतन में कमी आ रही है, आयतन में कमी करनी है तो दाब बढ़ाना पड़ेगा, दाब बढ़ा दोगे तो आयतन कम हो जाएगा। तो अगर आप ये दोनों शर्तों की पालना कर देते हैं तो फिर अभिक्रिया जो है वो आगे की ओर चल पड़ेगी, यानी अमोनिया बनने लग जाएगी। और यही हमने हाबर प्रक्रम में करना है, अमोनिया बनानी है। तो अमोनिया बनेगी जब आप इन दो शर्तों का पालन करेंगे, ताप कम करेंगे और दाब उच्च करेंगे। और क्योंकि इस अभिक्रिया में ताप कम है, इस अभिक्रिया में ताप कम है, इसलिए एक उत्प्रेरक भी चाहिए। ताप कम, जहां जहां ताप कम होगा ना वहां वहां उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। तो वहां उत्प्रेरक, यहाँ जो उत्प्रेरक होता है K2O के साथ Fe2O3 और Al2O3 लिया होता है, मेन K2O और Fe2O3 होता है। पुरानी जो विधि थी ना हाबर विधि, उसमें ये लिखते थे हम लोग N2 + 3H2 2NH3। यहाँ जो उत्प्रेरक लिखा होता था वो लिखा होता था Fe और उत्प्रेरक वर्धक लिखा होता था MO, Fe उत्प्रेरक लिखा होता था। अभी भी हमारी किताबों में कई जगह मिल जाएगी। तो पहले Fe यूज किया जाता था, लेकिन जो Fe है ना, Fe, अब मान लो हम जब गैस ले रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो कॉमन सी बात है, हो सकता है कि इस गैस में कोई ना कोई अशुद्धि आ जाए। तो ये जो अशुद्धि थी ना, ये Fe के लिए उत्प्रेरक विष का काम करती थी। Fe उत्प्रेरक था तो अशुद्धि जो होती है वो Fe के लिए उत्प्रेरक विष का काम करती थी और Fe की क्रियाशीलता कम हो जाती थी, जिससे अमोनिया बनने में प्रॉब्लम आती थी। इसलिए वर्तमान में थोड़ा सुधार किया गया है। K2O और Fe2O3 और Al2O3 जो होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में यहाँ लिए जाते हैं। पहले Fe लिया जाता था, लेकिन Fe को वर्तमान में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अशुद्धियाँ जो होती हैं वो Fe के लिए उत्प्रेरक विष का काम करती है। अब डायग्राम से समझें कि क्या होगा। थोड़ा सा बुक से चेंज किया है, लेकिन मतलब बुक वाला ही निकलता है। अब हमें दो गैसें चाहिए, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। अमोनिया बनानी है हमने, तो हमें एक चाहिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हमारी समीकरण है N2 + 3H2 = 2NH3। हमारी शर्त है यहाँ दाब उच्च रखेंगे और ताप कम रखेंगे। क्लियर? तो इधर से मैं N2 पास कर रहा हूँ, इसमें यहाँ से N2 जा रही है और यहाँ से H2 जा रही है। ये दोनों आगे आकर यहाँ हमने इकट्ठी कर ली। अब इधर से आप देखिए H2 एंटर करी, इधर से N2 एंटर करी, यहाँ दोनों N2 और H2 मिल गई और इसको आगे हमने कंप्रेसर यानी संपीड़क में ले आए, कंप्रेसर में ले आए, संपीड़क में ले आए, जहाँ दाब उच्च है, उच्च दाब। ये जैसे मर्जी बना दे आप अपनी किताब देखना, तो पहले यहाँ संपीड़क या कंप्रेसर लिखा होगा, मतलब यहाँ दाब उच्च है। पहली शर्त की पालना होगी, दाब उच्च है। अब उच्च दाब के बाद आपने ताप क्या रखना है, कम रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे ले गए, एक ऐसे चैम्बर में एंटर करवा दिया जिसका ताप कम है।
अब यहाँ दूसरी शर्त की पालना करा दी, निम्न ताप। और क्योंकि ताप कम है इसलिए यहाँ उत्प्रेरक भी रखोगे K2O प्लस Fe2O3 प्लस Al2O3। क्योंकि ताप कम है तो उत्प्रेरक भी चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही ताप कम होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़कर अमोनिया बनाने लग जाएंगी, क्योंकि आपने दोनों शर्तों की पालना कर दी। संपीड़क में दाब उच्च कर दिया और यहाँ ताप कम कर दिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया बनानी शुरू कर दी। अब हमने क्या किया, इसको एक ऐसे पात्र में पास किया, इस अमोनिया को, जिसमें जल होता है, यहाँ जल है HOH, और इधर से आ गई अमोनिया NH3। क्योंकि जल जो होता है उससे अमोनिया क्रिया कर जाती है, हमने विलयन चैप्टर में भी पढ़ा था। NH3 प्लस HOH तो क्या बन जाता है, NH4OH। तो यहाँ अमोनिया क्रिया करके NH4OH के रूप में यहाँ इकट्ठी हो जाती है पानी के अंदर। तो ये NH4OH बनने लग गया, जैसे जैसे अमोनिया आएगी वैसे वैसे NH4OH बनने लग जाएगा। तो यहाँ हमने जल लिया था जो अमोनिया से क्रिया करके NH4OH बना देता है। अब देखो हुआ क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बना रही है, ये अमोनिया बन रही है। अमोनिया जल ने अवशोषित कर ली और NH4OH के रूप में ये यहाँ इकट्ठी हो गई सारी इस जगह पर। लेकिन अगर बाई चांस कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया नहीं कर पाए, मान लो, जैसे मान लो मैंने 100 अणु ले लिए, मान लो 100 अणु ले लिए, किसी के 400 अणु ले लिए, तो कुछ तो अमोनिया बना गए। मान लो 100 अमोनिया बन गई, 100 अमोनिया बन गई। अब देखो, अब जब 100 अमोनिया बनी ना, नाइट्रोजन 100 यूज हुए, जबकि लिए हमने 200 थे, 100 N2 का मतलब 200 नाइट्रोजन हो गए, और ये 800 लिए थे, लेकिन यूज 300 ही हुए। तो इसका मतलब कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच गई। उस बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होती है वो दूसरी पाइप से बाहर ले जाते हैं वापस, N2 और H2, जो क्रिया करके अमोनिया नहीं बना पाई उसको वापस बाहर ले आए। वो वेस्ट नहीं होने दी जाती, उसको वापस बाहर ले आते हैं और फिर यहाँ लाकर वापस कंप्रेसर में डाल देते हैं, वापस इसमें एंटर करवा दी जाती है। यहाँ से चाहे डायरेक्ट कंप्रेसर पे निशान लगा दो, चाहे यहाँ एंटर करवा दो, एक ही बात है। आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं इसको, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको विधि समझ आनी चाहिए कि विधि क्या है। तो एक तरफ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पास करवाई गई। दाब उच्च और ताप कम रखना है, क्योंकि दाब उच्च रखना है और ताप कम रखना है, तो जहां आप ताप कम करेंगे वहां आपको उत्प्रेरक भी चाहिए। तो जहां हमने ताप कम किया है वहां उत्प्रेरक भी चाहिए, तो वहां उत्प्रेरक ले लिया। अब दाब उच्च करते ही, यहाँ आपने दाब उच्च कर दिया था, यहाँ ताप कम कर दिया, तो अमोनिया बननी शुरू हो गई। अमोनिया आगे जल में जाकर NH4OH के रूप में इकट्ठी हो जाएगी। अमोनिया जल में जाकर NH4OH के रूप में इकट्ठी हो जाएगी, और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचेगी वो वापस बाहर निकल जाएगी। जस्ट ए मिनट स्टूडेंट। तो अब क्या हुआ, जो बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थी वो वापस बाहर निकलेगी, और उसको फिर हम वहाँ इकट्ठा कर लेंगे, कंप्रेसर में ले आएंगे, और कंप्रेसर में फिर वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उच्च दाब पर फिर ताप कम रखेंगे, फिर अमोनिया बनती जाएगी। तो ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि थी। क्लियर, अमोनिया बनाने की हैबर विधि समझ आ गई आपको? कोई डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे से। अब मैंने तो थ्योरी रीड करवा रहा हूँ आपको, अमोनिया बनाने की हैबर विधि की थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब आप पढ़ के देखिए उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ हैबर विधि का ही वर्णन किया है, बाकी और भी विधियाँ आएंगी तो वो मैं रीड करवा दूंगा आपको, बुक में और हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है, इसी से क्वेश्चन आता है। तो विरचन की विधियाँ व्यापारिक या औद्योगिक स्तर पर अथवा हाबर प्रक्रम। तो N2 प्लस 3H2 2NH3, यहाँ प्लस उष्मा कर दीजिएगा, माइनस उष्मा है ना, यहाँ प्लस उष्मा आएगा, प्लस उष्मा का मतलब उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है।
ये मिस्टेक है, वहाँ भी करेक्ट कर लीजिएगा आप, जो मैटर अपलोड किया हुआ है प्लस ऊष्मा कर दीजिएगा। तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तथा उत्पादों के आयतन में कमी आई है, अतः अभिक्रिया पूर्ण करने की शर्तें क्या रहेंगी? कम ताप और उच्च दाब। और क्योंकि ताप कम है अतः एक उपयुक्त उत्प्रेरक और प्रेरक के रूप में K2O तथा Al2O3 युक्त आयरन ऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो आप देखें यहाँ से N2 पास कर रहा है, यहाँ से H2 पास कर रहा है, दोनों यहाँ इकट्ठी हुई और यहाँ दाब उच्च कर दिया, संपीड़क ले आए और यहाँ ताप कम कर दिया, और जहाँ ताप कम है वहाँ उत्प्रेरक आएगा, और जहाँ दोनों शर्तें पूरी हो गई, उच्च दाब और कम ताप, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के अमोनिया बनाने लग गई। अब अमोनिया को हम जल में ले आए, तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ द्रव अमोनिया यानी NH4OH है, ये पानी में अवशोषित हो चुकी है। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया नहीं कर रही उसको इस पाइप से वापस बाहर ले गए, देखो ये लिखा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो इस पाइप से वापस बाहर ले गए, और ये पंप है जो इसको वापस आगे की ओर पंप कर देगा। कहाँ? संपीड़क में, चाहे डायरेक्ट संपीड़क में ले आना, चाहे इसको यहाँ जोड़ देना इस पाइप से, वो एक ही बात है। तो ये डायग्राम है और विधि है। विधि समझ आ गई स्टूडेंट आपको? कोई डाउट है तो अपना माइक ऑन करके कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब ये समीकरण है ये दो समीकरण आपको समझा रहा हूँ। अमोनिया के दोनों ही समीकरण इंपॉर्टेंट है ये। फिर एक ये दी हुई है जो इसने FeCl3 वाली गुणात्मक विश्लेषण वाली, ये भी मैं बता दूंगा आपको क्या है ये। तो अब देखिए क्या कहता है अमोनिया के गुण, गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण है आपके प्रैक्टिकल का काम है। आपने प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल लिखा था, सेकंड प्रैक्टिकल, धनायन और दो धनायनों और दो ऋणायनों की पहचान, ये वही प्रैक्टिकल ही होता है गुणात्मक विश्लेषण। तो वहाँ आप जब Cu+2 का परीक्षण करते हैं तो उसमें NH4OH मिलाते हैं। तो Cu+2 का जब परीक्षण किया जाता है ना, Cu+2 का परीक्षण, तो उसमें NH4OH मिलाते हैं। NH4OH का मतलब NH3+HOH, तो क्रिया यहाँ NH3 ही करता होता है। क्लियर? अमोनिया जो है वो एज ए लिगैंड बिहेव करता है, एज ए लिगैंड बिहेव करता है। ये लिगैंड जो है वो उपसंयोजक यौगिक का आपके टॉपिक है। अमोनिया एज ए लिगैंड बिहेव करता है, और कॉपर के साथ हम लोग Cu+2 के साथ हम लोग 4 अमोनिया जोड़ते हैं। Cu+2 के साथ 4 लिगैंड जुड़ते हैं। ये आपको याद रखना है किसके साथ कितने लिगैंड जुड़ते हैं। जैसे कॉपर है ना, कॉपर के साथ 4 लिगैंड जुड़ते हैं, Ag के साथ 2 लिगैंड जुड़ते हैं, Fe के साथ 6 लिगैंड जुड़ते हैं। अगर लिगैंड जोड़ रहे हैं तो ये मेन है। कोबाल्ट के साथ 6 लिगैंड जुड़ते हैं, कोबाल्ट के साथ 6 लिगैंड जुड़ते हैं, Fe के साथ 6 लिगैंड जुड़ते हैं, Ag के साथ 2 लिगैंड जुड़ते हैं, Cu+2 के साथ 4 लिगैंड जुड़ते हैं। तो यहाँ कॉपर है Cu+2, तो Cu+2 के साथ 4 लिगैंड जुड़ते हैं, इसलिए हम यहाँ 4 अमोनिया ले लेंगे, 4 अमोनिया। तो यहाँ एक संकुल बनेगा यानी उपसंयोजक यौगिक बनेगा। तो Cu के साथ हम 4 अमोनिया लिगैंड के रूप में जोड़ देंगे। तो ये 4 अमोनिया हमने लिगैंड के रूप में जोड़ दिए। Cu के साथ 4 अमोनिया हमने लिगैंड के रूप में जोड़ दिए। अब आप देखो Cu पे +2 आवेश है, Cu पे +2 आवेश है। अब यहाँ अमोनिया पे कोई आवेश नहीं है, तो Cu पे था +2 और अमोनिया पे था कुछ भी नहीं। तो जब +2 को आप 0 से जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपका +2 ही रहेगा, इसलिए पूरे संकुल पर +2 आवेश आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे संकुल पर +2 आवेश आ रहे हैं। तो कॉपर के साथ 4 अमोनिया जोड़े हैं, ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कॉपर के साथ 4 लिगैंड जुड़ते हैं, तो कॉपर के साथ हमने 4 लिगैंड जोड़ दिए। अब कॉपर पे है +2 और अमोनिया पे 0 है, तो +2 और 0 कोई आवेश नहीं है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो +2 और 0 +2 ही होता है। तो इस प्रकार हमने जो संकुल बनाया CuNH3 अब इस पे तो था +2, इस पे कुछ भी नहीं था यानी कि 0 था, तो +2 और 0 ओवरऑल +2 ही हो जाएगा। ये संकुल गहरा नीला संकुल है, गहरा नीला रंग होता है इसका। आप प्रैक्टिकल में वापस पढ़ सकते हैं। Cu+2 का जहाँ परीक्षण किया जाता है वहाँ लिखा जाता है उपरोक्त विलयन में NH4OH मिलाने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, Cu+2 हो सकता है। तो NH4OH यानी अमोनिया मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो गया? नीला हो गया, विलयन का रंग
नीला हो गया। जब विलयन का रंग नीला क्यों हुआ, अब आपसे ये पूछेगा, क्योंकि वहां संकुल बन गया CuNH3 4+2। इसका नामकरण जो है वो आपको मैं उपसंयोजक यौगिक चैप्टर में क्लियर कर दूंगा। टेट्राएमीन को ऊपर सेकंड सल्फेट सेकंड आयन है, अभी तो हमने SO4 नहीं लगाया यहाँ, टेट्राएमीन को ऊपर सेकंड आयन, तो वो नामकरण उपसंयोजक में आ जाएगा, आप चिंता मत करें, आप बड़े आराम से इसका नाम लिख देंगे। अभी आप संकुल संकुल ध्यान रखें। अब आप देखें आगे AgCl कैसे क्रिया करता है। AgCl का जो अवक्षेप होता है ना, वो होता है श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप, और अमोनिया लिगैंड के रूप में जुड़ता है, और Ag के साथ हमने 2 अमोनिया जोड़ने हैं, तो हमने 2 लिगैंड जोड़ने हैं, तो अमोनिया एज ए लिगैंड ले लिया हमने। अब बड़ा ब्रैकेट जिसमें Ag के साथ 2 अमोनिया जुड़ चुके हैं, ये ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि ये संकुल बन गया, और Cl जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, यहाँ Cl ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। Ag के साथ फिर देख लें, Ag के साथ 2 अमोनिया लिगैंड के रूप में जुड़ जाएंगे, तो ये तो ब्रैकेट में लिखोगे, ये तो ब्रैकेट में लिखोगे, ये संकुल यौगिक ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो Ag के साथ 2 अमोनिया लिगैंड के रूप में जुड़ गए, और जो Cl है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, Cl ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार संकुल बन गया AgNH3 की ट्वाइस Cl, AgNH3 की ट्वाइस Cl। अब होता क्या देखो, ये होता है श्वेत, दूध जैसा, श्वेत यानी दूध जैसा होता है बिल्कुल। जब इसमें NH4OH मिलाया जाता है, NH4OH मिलाया जाता है, तो ये रंगहीन हो जाता है, पानी जैसा, पानी जैसा हो जाता है बिल्कुल। अब आपकी किताब में जहाँ Cl- का परीक्षण लिखा है ना, वहाँ एक परीक्षण लिखा होगा Cl- का सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण, प्रैक्टिकल वाली बुक में, वहाँ आप देखेंगे ना सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण में वहाँ लिखा होगा AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, जो द्रव अमोनिया में या NH4OH में पूर्ण विलेय है। विलेय का मतलब घुल गया है, यानी वो पानी जैसा हो जाता है। क्यों हो जाता है वो पानी जैसा, तो लिया तो हमने श्वेत था, लेकिन जब उसमें अमोनिया मिलाया तो वो रंगहीन हो गया, क्योंकि उसमें संकुल बन गया। अब आपको वो संकुल बताना होगा, क्वेश्चन देता है वो, AgCl में अमोनिया मिलाने पर वो रंगहीन हो जाता है, जिसका मुख्य कारण है, तो जिसका मुख्य कारण वहाँ AgNH3 की ट्वाइस Cl नामक संकुल बन जाता है, AgNH3 की ट्वाइस Cl संकुल बन जाता है, इसलिए ये रंगहीन हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट इक्वेशन ही लिखी हुई है, आप इसको नहीं छोड़ेंगे किसी भी इक्वेशन को। आकृति ध्यान रखेंगे, लुईस चार है ये ध्यान रखेंगे। अब एक समीकरण और देख लें, FeCl3 वाली। FeCl3 जब NH4OH से क्रिया करता है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, आपने प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवा देनी है, तो बिल्कुल सिंपल है, FeCl3 प्लस NH4OH। ये भी आपके प्रैक्टिकल का काम है, धनायनों का तीसरा समूह जो है Fe+3 का परीक्षण। तो FeCl3, अब Cl इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा, बस Cl इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा Fe, जहाँ Cl है वहाँ OH लिख देंगे, OH की थराइस, FeOH की थराइस प्लस NH4Cl, जहाँ OH था वहाँ Cl लिख दें, जहाँ Cl है वहाँ OH लिख दें, तो यहाँ Cl 3 है तो यहाँ OH 3 हो गए, या OH 1 है तो यहाँ Cl 1 हो गया। अब आप यहाँ देखें Cl 3 है तो ये 3 ले लिए, अब ये 3 करेंगे, बैलेंस करेंगे इसको, तो 3 OH हो जाएंगे, वो 3 OH इधर आ गए, 3 Cl इधर आ गए। वापिस देख लें, FeCl3 प्लस 3 NH4OH, तो आपने क्या करना है, Cl की जगह OH लगाना है। ये एक बार 3 ना लिखें, अगर हम सोचें इसको, Cl की जगह OH लाना है, OH की जगह Cl लाना है। अब Cl कितने हैं, 3, और Cl की जगह OH लाना है, तो कॉमन सी बात है OH भी 3 होने चाहिए, तो हमने 3 अणु ले लिए। अब ये OH यहाँ आ जाएंगे और ये Cl यहाँ आ जाएगा, तो ये अभिक्रिया होगी, FeOH की थ्राइस बन गया, FeOH की थ्राइस। FeOH की थ्राइस का जो एक्चुअल फॉर्म होता है
कोई भी हाइड्रोक्साइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, कोई भी हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड का पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोक्साइड का पूरा नाम होता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड। हाइड्रेटेड ऑक्साइड, तो यहां से बना है देखो हाइडर, हाइडर यानी हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड यानी जल योजित ऑक्साइड। तो कोई भी हाइड्रोक्साइड है, जैसे आप FeOH की थ्राइस है, ये होता है FeOH की थ्राइस यानी आप हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड यानी जल योजित, जल योजित ऑक्साइड है ये। तो अगर आप इसको अपनी इसकी एक्चुअल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसमें से जल निकालें, आप जल निकालें इसमें से, तो ये एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा। जल निकालो, देखो OH H, ये जल निकलेगा। अभी इसमें OH पड़ा है तो इसका एक अणु और ले आप, ये रट्टे नहीं मारने आपने, थोड़ा सा सोचोगे ना तो हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जल योजित ऑक्साइड होता है, कोई भी हाइड्रोक्साइड है वो जल योजित ऑक्साइड होता है। उसमें से आप जल निकाल के लिखे तो वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा। तो HOH, फिर ये OH गया, ये H गया, HOH, फिर ये OH गया, ये H गया, HOH। अब कोई भी H नहीं बचा, जब H नहीं बचा तो ये अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ गया। देखो अब Fe कितने हैं, देखो आप Fe 2 हो गए, तो Fe 2, O कितने बच गए, देखो A को ये बच गया, A को ये बच गया, A को ये बच गया, जो जल में नहीं गए, तो 3 O बच गए। और जल कितने बन गए, HOH 1, HOH 2, HOH 3, डॉट 3 H2O बन गए। तो आप FeOH की थ्राइस ना लिखकर आप ये भी लिख सकते हैं Fe2O3 डॉट 3 H2O, Fe2O3 डॉट 3 H2O, जो कि जंग का सूत्र है। अभी हमने संक्षारण पढ़ा था, संक्षारण में हमने पढ़ा था जंग, जंग का सूत्र बन गया ये। और जंग का रंग कैसा होता है, लाल भूरा, कैसा रंग होता है जंग का, लाल भूरा रंग होता है। अब आप समीकरण देखें, देखो अब आप ऊपर समीकरण देखें, FeCl3 जब NH4OH से क्रिया किया तो FeOH की थ्राइस बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया। और हाइड्रोक्साइड से जल निकालकर उसको आप उसकी नेचुरल फॉर्म में लिख दें तो ये बन गया Fe2O3 डॉट 3 H2O, जो कि जंग का सूत्र है। और जंग का रंग कैसा होता है, लाल भूरा रंग होता है। तो इस प्रकार ये परीक्षण है Fe का। Fe में अगर NH4OH मिला दिया जाए, Fe में Fe+3 के यौगिक में, जैसे FeCl3 में अगर NH4OH मिला दिया जाए तो लाल भूरा अवक्षय बनता है, जो कि ये सिद्ध करता है कि इस यौगिक के अंदर Fe है, क्योंकि तभी जंग बन सकता है, लोहे पर ही जंग रहता है। क्लियर? तो लाल भूरा रंग है तो इसका मतलब लाल भूरा रंग आ गया तो मतलब वो यौगिक लोहा है। अब मैं 3 समीकरण ये वापस क्लियर कर रहा हूँ आपको, ये 3 समीकरण मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है ये। तो तीनों समीकरण मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो एक तो था हमारे पास Cu+2, एक था AgCl और एक था FeCl3। FeCl3 के साथ तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, Cl की जगह OH आ जाएगा, OH की जगह Cl चला जाएगा, तो Cl की जगह OH आ गया, OH की जगह Cl आ गया। बस इतना ही काम है, बैलेंस ना करें भले ही आप, इतना पढ़ा रहने दें। अब FeOH की थ्राइस को इसकी एक्चुअल फॉर्म में लिख दें, तो इसमें से जल निकाल लेंगे तो Fe2O3 डॉट 3 H2O बनेगा, जंग बनेगा, और जंग का रंग होता है लाल भूरा। तो ये समीकरण पूरी होगी। Cu+2 के साथ आपको 4 लिगैंड जोड़ने हैं, तो आपने 4 अमोनिया लेने हैं। तो कॉपर के साथ 4 अमोनिया जो है वो आप ब्रैकेट में लिख दें, +2 आवेश ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर +2 है और इस पर कुछ भी नहीं है, तो +2 का +2 आपको मिलेगा। Ag के साथ आपने 2 लिगैंड जोड़ने हैं, तो यहाँ 2 अमोनिया लिखें और Ag के साथ 2 अमोनिया लिगैंड के रूप में जोड़ दें, और जो Cl है वो ब्रैकेट के बाहर लगा दें। अब ध्यान रखें कि ये कॉपर वाला संकुल जो है ये नीला रंग का है और Ag वाला संकुल जो है वो रंगहीन है। तो ये आपके अमोनिया की मुख्य समीकरण और बनाने की विधियां हो चुकी हैं।